हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। हमने आगे के 2 लेक्चर में देखा कि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, आईक्यू क्या है, और फिर हमने कुछ थ्योरीज देखी थी। हमने 4 थ्योरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी, मल्टीफैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और थ्रोनडाइक की थी मल्टीफैक्टर थ्योरी, यस 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ चार्ल्स स्पीयरमैन। हमने 4 थ्योरीज कर दी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम 2 थ्योरीज कंप्लीट करेंगे, 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, त्रिआयामी सिद्धांत, और दूसरी हम पढ़ेंगे आज फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ रेमंड कैटल एंड हॉर्न। ठीक है, फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी को कहा गया है तरल और ठोस बुद्धि। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरी आवाज़ आपको थोड़ी लो लग सकती है। प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 3D थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इसमें 3D इस चीज़ को इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे 3 इन्होंने मेन स्ट्रक्चर बताए हैं इंटेलिजेंस के, जिनको 3D बोला गया है। 3D की तरफ वर्क करते हैं, वो एक डायमेंशन देते हैं अपने इंटेलिजेंस को। कौन कौन से हैं? ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन को बोलते हैं संक्रिया, कंटेंट को बोलते हैं विषय वस्तु, और प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया था? जेपी गिलफर्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे क्वेश्चन आता है। पिछली बार रीट में भी आया था, ग्रेड 2 में भी क्वेश्चन आता है इससे, ग्रेड 3 में भी क्वेश्चन आता है। आपको बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको आपको समझाऊंगी। जेपी गिलफर्ड के अनुसार इन्होंने बोला था कि ही कंसिडर डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज रादर देन सिंगल आईक्यू फैक्टर। ये सिर्फ एक कारक या एक फैक्टर को बुद्धि का आधार नहीं मानती थी। इनके हिसाब से बहुत तरह की मेंटल एबिलिटीज होती है, बहुत सारी क्षमताएं होती है जिससे बुद्धि बनती है। ठीक है, ये जेपी गिलफर्ड साहब ने 2 तरह की थिंकिंग बताई थी, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है मोर देन वन पॉसिबल सॉल्यूशन। कोई भी आपके पास कोई भी कठिनाई आ जाती है या फिर कोई भी टास्क आपके सामने होता है तो आप उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन दे पाते हो, एक से ज़्यादा उत्तर दे पाते हो, तो वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? आपके पास कोई भी टास्क है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन देते हो, तो उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। वैसे ये थ्योरी के रिलेटेड नहीं है, पर जेपी गिलफर्ड के बारे में आ गया, ये हम थिंकिंग में पढ़ेंगे ज़्यादा इसको अच्छे से। पर जेपी गिलफर्ड ने योगदान है इनमें इनका कि इन्होंने 2 तरह की थिंकिंग बताई। इन्होंने 2 तरह की थिंकिंग बताई, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसके आगे देखते हैं, इन्होंने 3 एस्पेक्ट और 3 एस्पेक्ट बताए इंटेलिजेंस के, जो कि मैंने आपको पहले बता दिए। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ये आपको सीरीज याद रखनी, पहले ओ आएगा, फिर सी आएगा और फिर पी आएगा। ये सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है, इसको कभी घुमा घुमा के देते थे। पहले कंटेंट को रख देते, फिर ऑपरेशन को, फिर प्रोडक्ट को, या सबसे पहले प्रोडक्ट को रख लेते हैं, फिर ऑपरेशन, फिर कंटेंट। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ऑपरेशन आएगा, फिर कंटेंट आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है, जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे भी लगा था कि कंटेंट सबसे पहले आना चाहिए। ऑब्वियसली इंसान सबसे पहले विषय वस्तु को देखेगा, कंटेंट को देखेगा, फिर उसको ऑपरेट करेगा, उसके बारे में संक्रिया पहले होगी। पर चूंकि अपना दिमाग नहीं लगाना है इन चीज़ों में, और जैसा दिया है अपन को, जैसा कहा गया अपन को वैसे ही पढ़ना है। ऑपरेशन सबसे पहले आएगा, फिर कंटेंट आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा। अब देखो, जो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट 3 एस्पेक्ट हैं, उनमें भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है। अब जैसे ऑपरेशन में 5 लिए गए सबसे पहले, कंटेंट में 4 लिए गए और प्रोडक्ट में 6 लिए गए। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और इनका प्रोडक्ट जो निकला वो टोटल 120 फैक्टर निकले। ठीक है, फिर ये जो कंटेंट था उसमें से 4 थे, ऑडियो और विजुअल एक साथ थे, उनको अलग अलग किया गया। फिर इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 6 हो गए, 150 हो गए टोटल। फिर ये जो 5 थे, इसमें मेमोरी थी, तो मेमोरी को 2 भाग में विभाजित किया गया, मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉर्ड। ठीक है, इनको अलग किया गया। तो फिर इसके 5 के कितने हो गए? 6 हो गए, इसके 5 के 5 रहे और इसके 6 के 6 रहे।
ये टोटल कितने हो गए 180 इसके टोटल। एट प्रेजेंट कितने टोटल फैक्टर है 180 फैक्टर है। तो आपको याद रखना ऑपरेशन में कितने हैं 6 हैं, कंटेंट में कितने हैं 5 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं 6 हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन जो भी संक्रिया हम दिमाग में करते हैं, जो भी हमारा कोग्निटिव या संज्ञानात्मक जो भी हमारा काम है वो हम देखेंगे ऑपरेशन में। ऑपरेशन को हिंदी में क्या कहा गया है संक्रिया। ऑपरेशन क्या है बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी डू ऑपरेशन। जो हमारे पास कंटेंट और विषय वस्तु है उसके आधार पे, कंटेंट के आधार पे जो हम दिमाग का प्रयोग करते हैं और जो दिमाग में जितनी भी संक्रिया होती है उसको ऑपरेशन बोला गया है। ठीक है, ऑपरेशन के 6 पक्ष हैं, हमने अभी देखा। पहले इसके 5 थे, फिर इसको 6 किया गया। इसमें है सबसे पहले कोग्निशन जिसको संज्ञान कहा गया है, मेमोरी रिकॉर्ड जिसको स्मृति अभिलेख कहा गया है, मेमोरी रिटेंशन जिसको स्मृति धारण भी कहा गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभी हमने पढ़ा, अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, ध्यान रखें। इवेल्युएशन इसको मूल्यांकन कहा गया। ये आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं, इनको मैच द फॉलोइंग में दे देता है। जैसे कि इनमें से कोई भी एक नाम दे दिया कॉग्निशन, अब उसको मैच करो, ये ऑपरेशन का पार्ट है, कंटेंट का पार्ट है या प्रोडक्ट का पार्ट है। तो आपको याद रखने हैं कि 6 जो पक्ष हैं, जो 6 एस्पेक्ट हैं ऑपरेशन के, वो आपको याद रखने हैं। बहुत ईजी है। सबसे पहले आप कॉग्निशन हो गया, मेमोरी 2 तरह की, मेमोरी रिकॉर्ड, मेमोरी रिटेंशन। फिर आ गया थिंकिंग भी 2 तरह की, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक आ गया इवेल्युएशन। ये आपके 6 हो गए। बहुत इजी तरीके से हम इन 6 को याद करेंगे। कॉग्निशन संज्ञान कहा गया, मेमोरी रिकॉर्ड स्मृति अभिलेख। हम कॉग्निशन का मतलब जो दिमाग में ऑब्वियसली ऑपरेशन का पार्ट है, तो जो भी हम दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं या जो भी किसी का दिमाग है किसका कितना संज्ञान है वो कॉग्निशन में आ गया। मेमोरी रिकॉर्ड में हम कितना हमारे पास हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी चीज़ें हम अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। और जो मेमोरी रिटेंशन का मतलब है जो भी हमने याद किया या फिर देखा, तो हमारे में कितना रिटेन हुआ हमारे दिमाग में, हम कितना उसको स्थायीकरण उसका करते गए और कितनी देर तक हमें याद रहती है कोई चीज़, वो रिटेंशन होता है मेमोरी का। कन्वर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको पहले ही बताया, किसी चीज़ का कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप बहुत सारी प्रॉब्लम सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट का एक प्रॉब्लम मैनी सॉल्यूशंस। आपको ऐसे याद रखना है, कन्वर्जेंट का मतलब ऐसे करके ऐसे जा रहा है आगे, और ठीक है, और ये वाला कैसे, ये एक से शुरू हो रहा है, डाइवर्जेंट ऐसे हो रहा है, और कन्वर्जेंट कैसे हो रहा है, कन्वर्जेंट में कन्वर्ज हो रही है चीज़ें, ये ऐसे था ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही याद रखो। मैंने इसको जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़ा था तब मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे आके रुक रहा है, और डाइवर्जेंट का मतलब ये पॉइंट एक है पर एंड में ये बहुत रास्तों पे जा रहा है। कन्वर्जेंट को अभिसारी और डाइवर्जेंट को अपसारी चिंतन कहा गया। और छठा पॉइंट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन भी अपन मूल्यांकन भी कहाँ से करेंगे, बुद्धि से करेंगे। तो ठीक है, आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये 6 पॉइंट याद हो गए होंगे ऑपरेशन में कॉग्निशन, मेंटल मेमोरी रिकॉर्ड, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और इवेल्युएशन। आगे पढ़ते हैं। ये जितने भी है ऑपरेशन, इट ऑल अकर्स इन माइंड एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये सब किसका पार्ट है, मानसिक क्रिया के मेंटल प्रोसेस के पार्ट है। ये जो 6 एस्पेक्ट अपन ने पढ़े। सेकेंड है अपना कंटेंट, विषय वस्तु। अब कंटेंट का मतलब है ऑपरेशन, हम जिस चीज़ को देख के हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में जो भी ऑपरेट हो रही है चीज़ें, हमें ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ जहाँ से हमको सेंसेस गए होंगे अपने दिमाग में, तब जाके चीज़ें हो रही हैं। तो कहाँ से गए, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज़ फाइन, किस तरह की इंफॉर्मेशन उस बेसिस पे। ठीक है, विजुअल हो गया, ऑडियो हो गया, सिमेंटिक हो गया, सिम्बॉलिक हो गया, बिहेवियर हो गया। इसको हिंदी में बोला गया है विजुअल को दृश्य, श्रवण सुनने को, सिमेंटिक को शब्द कहा गया, सिम्बॉलिक को संकेत कहा गया और बिहेवियर को व्यवहार कहा गया। अब आप जितने भी आप चीज़ें देख रहे हो, सॉरी जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, सबसे पहले आप किसी चीज़ को देख के आपने दिमाग में ऑपरेशन किया या संक्रिया की, या फिर आपने किसी चीज़ को सुना, उसके बाद आपने अपने दिमाग में ऑपरेशन किया, या आपने किसी चीज़ क्या कोई शब्द देखा, ठीक है, या आपने कोई देखा संकेत देखा, कोई साइन देखा, ये एरो देखा, दुकान इधर है, ठीक है, ये आपने क्या देखा,
संकेत हो गया ये एक तरह का, या फिर बाईं तरफ मुड़ा है, दाईं तरफ मुड़ा है, वो सब क्या है, संकेत है जिससे आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो जो चीज़ें देखकर। बिहेवियर हो गया, किसी का बर्ताव और व्यवहार देख के आप समझ पाते हो चीज़ें, और आप उसके व्यवहार को इवेलुएट करते हो, जो भी समझते हो, ठीक है। तो ये हमारे 6 एस्पेक्ट हैं, विजुअल, ऑडियो, सिमेंटिक, सिंबॉलिक और बिहेवियर। ये 5 हैं, ये पहले 4 था, फिर इसको 5 किया गया। किस किस को अलग किया, ऑडियो और विजुअल पहले साथ में थे, फिर इनको अलग किया गया, इसको अलग किया गया और इसको अलग किया गया, ठीक है। पहले थे 120, फिर हुए 150, फिर हुए 180, टोटल एस्पेक्ट अपन ने ऊपर देखा था, मल्टीप्लाई किया था, ओके। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट। ये क्या हो रहा है, फिर आता है हमारा प्रोडक्ट में आता है, अब हमने दिमाग भी लगा लिया, अब हमने चीज़ें देख भी ली, हमारे सामने विषय वस्तु भी है, हमने उसकी संक्रिया भी कर ली, हमने ऑपरेशन भी कर लिया, हमारे सामने कंटेंट भी आ गया। अब हमारा प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट इज ऑलवेज द ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ऑपरेशन डन विथ कंटेंट लीड्स टू प्रोडक्ट। आपने जो भी ऑपरेशन किया कंटेंट का, अपने दिमाग में सूझ लगाई, बुद्धि लगाई अपनी, और जो भी आपने निष्कर्ष निकाला, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को उत्पाद कहा गया है। प्रोडक्ट के भी कितने एस्पेक्ट हैं, 6 एस्पेक्ट्स हैं। 6 एस्पेक्ट इसके क्या क्या है, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई, क्लासेस को बोलते हैं वर्ग, रिलेशन को बोलते हैं संबंध, सिस्टम को बोलते हैं पद्धति, ट्रांसफॉर्मेशन को कपांतरण, और इम्प्लीकेशन को आशय। इसको देखो हम समझेंगे ये प्रोडक्ट कैसे हुए। मतलब आपने कोई भी, आपके पास सिंगल चीज़ है, कोई आपके सामने, जैसे कि आपने देखा बिल्ली को देखा, तो वो आपके सामने क्या सिंगल आइटम है, तो क्या है, इकाई, यूनिट। आपने अब ग्रुप किया, आपके सामने आया चूहा आया, आपके सामने बिल्ली आया, आपके सामने कुत्ता आया, तो आपने इन सबको एक क्लास में रखा। इस क्लास का और वर्ग का क्या नाम रखा, जानवर या एनिमल, ठीक है। आपने इन सबको एक कॉमन इसको वो दे दिया। अब आपने इसमें संबंध निकाला। अब आप रिलेशन कैसे बनाओगे, इसमें बिल्ली खाती है चूहे को और कुत्ता खाता है बिल्ली को, तो ये आपने इसमें इन तीनों में क्या बनाया, संबंध बनाया और रिलेशन बनाया, ठीक है। सिस्टम, पद्धति, आप इनको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रखते हो। आपने ऑर्गेनाइज किया कि चलो बिल्ली, ये बिल्ली के प्रकार जितने भी है, वो एक बिल्ली वाला कॉलम हो गया, एक हो गया चूहे वाला और एक डॉग वाला, वो आपने सिस्टम बना दिया है किसका। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप उसको मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, तो वो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन या कपांतरण। इम्प्लीकेशन हो गया, अब आपने जो भी सिस्टम बनाए, क्लास बनाए और रिलेशन बनाए, संबंध बनाए, इससे आपको क्या मिलता है, इससे आप क्या कर पाते हो, इससे आप प्रिडिक्शन कर पाते हो, इससे आप कंक्लूजन निकाल पाते हो, प्रिडिक्शन कर पाते हो, कंक्लूजन निकाल पाते हो, जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी गई है उससे। मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। सॉरी। कैट को क्या अपने यूनिट में रखा, एनिमल्स को क्या किया, क्लास में रखा। एक सेकेंड, ठीक है। अपन अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि कैट को अपन ने क्या रखा, एक इकाई में रखा, यूनिट में रखा। आपके पास कोई भी आइटम आता है, कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि अभी मेरे सामने मैं देख रही हूँ खाट है, तो खाट को आपने एक रखा, चलो आप यूनिट बना दी खाट की, ठीक है। फिर आपने 2 तरह के खाट देखे, एक प्लास्टिक का, एक लकड़ी का और एक लोहे का। तो आपने इस दोनों को खाट, एक पूरी क्लास बना दी, इसमें आप डिफरेंशिएट किया आपने, एक लोहे का और एक उसका लकड़ी का। तो ऐसे आप चीज़ों को, आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आती है, आप उनको क्लासीफाई करते हो, अलग अलग क्लासेस में रखते हो, यूनिट बनाते हो, उनके अंदर संबंध बनाते हो, ठीक है। जैसे कि जो अपनी ये कैट थी, वो अपन ने सबसे पहले कैट को यूनिट में डाल दिया। फिर अपन ने एनिमल एक क्लास बनाई, जिसमें अपन ने डिफरेंट तरह के एनिमल रखे, कैट, काउ एक्सेट्रा, अपन ने उसमें एनिमल रखे। अब अपन ने संबंध बनाया, जैसे रिलेशन क्या बनाया, कैट इज स्मॉलर देन काउ, ठीक है, कैट जो है काउ से छोटी है।
अब अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, कैट से क्या कर दिया, किटन, ठीक है। और काउ गिव्स अ मिल्क, ये हमारा क्या है, इम्प्लीकेशन या कंक्लूजन है, गाय हमें दूध देती है। समझ में आ गया ये बात आपको, आई होप आपको समझ आई हो। नेक्स्ट थ्योरी है अपनी फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस। फ्लूइड को बोला गया है तरल और क्रिस्टल को बोला गया है ठोस। फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस मैंने आपको पहले 2 फैक्टर थ्योरी बताई थी। आप बताओ किसने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी? अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको इतना टाइम लगेगा नहीं बताने में। 2 फैक्टर थ्योरी दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, जिसमें 2 फैक्टर थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर था वो वंशानुक्रम से आया था, एस फैक्टर था वो अर्जित क्या हुआ था, एक्वायर्ड था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये फ्लूइड एंड क्रिस्टल उससे सिमिलर है बहुत ज़्यादा। फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी में रेमंड केटल और हॉर्न ने दिए ये। रेमंड केटल अपने पहले भी आए हैं, अपन ने इनके बारे में पढ़ा है, और हॉर्न ने ये दिए। फ्लूइड को तरल कहा गया है और क्रिस्टल को ठोस। और फ्लूइड फैक्टर जो भी है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, वो जी फैक्टर के अनुसार है, मतलब हेरिडिटी या वंशानुक्रम से मिलता है। और ठोस क्रिस्टल है जो कि स्पेसिफिक फैक्टर है, जो कि एक्वायर्ड है या फिर अर्जित है। समझ में आ गया आपको? तो जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है, तरल है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता है। आप तरल को ऐसे याद रखो, फ्लूइड है, बहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो इसको अपन कह सकते हैं हेरिडिटी है, वंशानुक्रम से मिलता है। क्रिस्टल है जो कि स्पेसिफिक है, इसको ठोस कहा गया है, और ये एनवायरनमेंट से प्रभावित है। ये अपन को अपने फोरफादर से उनसे नहीं मिला है, ये अपन ने एक्वायर किया है, हमने चीज़ें जो सीखी हैं, जो स्किल सीखी हैं, ये उसके आधार पे, ठीक है। ये अभी लिखा हुआ है इनहेरिटेड, और ये है एक्वायर्ड, अर्जित है इसको, और इसको जन्मजात कहा गया। मैंने आपको ये बात भी बता दी है किससे अफेक्ट करता है, हेरिडिटी से, कौन सा, जो फ्लूइड है। और क्रिस्टल इंटेलिजेंस है वो अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। जो जी फैक्टर था वो सिर्फ मैच्योरिटी तक ही इंक्रीज कर रहा था, तो ऐसा ही इसमें फ्लूइड वाले में है, ये सिर्फ मैच्योरिटी तक बढ़ेगा और एज के साथ, उम्र के साथ ही घट भी सकता है, घटता जाता है, ठीक है। जो क्रिस्टल है वो इंक्रीज टिल डेथ यूजुअली, अगर आप उस पर काम करते हो तो वो आपका जीवन पर्यंत बढ़ सकता है। कौन सा, क्रिस्टल इंटेलिजेंस, जिसको ठोस बुद्धि कहा गया। और देखो इनके एग्जाम्पल देखेंगे और ये कहाँ पे हेल्प करती है आपको, फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि कहाँ पे मदद करती है, या क्रिस्टल इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि कहाँ पे मदद करती है, इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है इतना डीप डाउन, पर अगर आ जाता है तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इसका। आप कोई भी काम कर रहे हो, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। कोई आप कहीं जगह गए और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम मिली जिसके बारे में आपको कोई पहले का ज्ञान नहीं है, आपको नो प्रायर नॉलेज, और आपको जो भी आपकी इंटेलिजेंस है जो रियल में जो आपको हेरिडिटी से मिले उसको यूज़ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ऑब्वियसली आप जो भी नई प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करते हो जिसका आपको प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है, तो वो जो भी आपका दिमाग लगता है वो आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस है, जिसका जैसा होगा उसका वैसा ही चलेगा, ठीक है। और जो नॉलेज और स्किल है जो हम एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से गेन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो कौन सी है, क्रिस्टल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो किस में काम आएगा, न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, नई जगह पे एडजस्ट करने में, वहाँ पे सब में फ्लूइड इंटेलिजेंस और तरल बुद्धि काम आती है, नई चीज़ों को हल करने में, एकदम नई चीज़ें कोई आपके सामने उसको। सेकंड आ गया, ये जो फ्लूइड है जो कि तरल है वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर लर्निंग एडजस्ट टू एन अननोन सिचुएशन। ये किस पे भी प्रायर नॉलेज और आपका जो पहले का ज्ञान है, जो आपकी पहले की लर्निंग है, जो आपके एक्सपीरियंस है, उन पे डिपेंड ही नहीं करता, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। उन पे वो आधार उसका आधार नहीं है, वो जो आपकी पहले की लर्निंग है वो सब किस में आएगी, जो आपने पहले सीखा है उस बेसिस पे आप चीज़ें हल कर रहे हो, जो आपने पहले सीखा है उस बेसिस पे आप नई एडजस्ट सिचुएशन में ऐड करते हो, जहाँ पे भी आपका प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर रहे हो, वो सब किस में आ जाएगी, क्रिस्टल इंटेलिजेंस में, ठीक है। और क्रिस्टल इंटेलिजेंस में क्या आता है, जैसे आप कोई नई वोकेबलरी, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो वो आपका क्रिस्टल इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये कोई स्किल है जो आप गेन कर रहे हो, नया नॉलेज आप ले रहे हो, एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हो, वो सब किस में आएंगे, क्रिस्टल इंटेलिजेंस।
आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर की। उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि वो इस रीट के एग्ज़ाम को छोड़ के दूसरे सेंट्रल एग्ज़ाम में भी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में इंटेलिजेंस का पूरा चैप्टर नहीं आता, इंटेलिजेंस का सिर्फ एक पोर्शन आता है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उससे ही बार बार क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो रीट में आता है, पर मैं इसीलिए उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रही थी, तो इसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। वो पढ़ने के बाद अपन अपनी सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरी में आ जाएंगे, जो कि प्रोसेस थ्योरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन में बताया था इंटेलिजेंस का, फैक्टर थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। तो उसके बाद वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बाद एक दो छोटी मोटी थ्योरीज है जिनमें अपन को साइकोलॉजिस्ट का ही नाम याद रखना है, और उसके बाद अपन प्रोसेस थ्योरी पे आ जाएंगे। आई होप आपको मेरे लेक्चर पसंद आए हों, और आप अपने डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी उन चीज़ों को भी, और भी कोई सजेशन है आपको कि मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, और क्या मुझे और क्या बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।